तो वहीं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान और बेटी सुहाना खान जामनगर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार यहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला देखा गया था और इसी बीच खबर यह है कि सुहाना खान, शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान भी यहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं, आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और बेटी सुहाना खान अब जामनगर एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। ये जो तस्वीर आई है कैमरे में कैद हुए हैं सुहाना भी, आर्यन भी और शाहरुख भी। तो लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला यहां पर देखा गया। कई वीवीआईपी मेहमान यहां पर इस महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और इसी बीच ये तस्वीरें सुहाना, आर्यन, शाहरुख की तस्वीरें जो आई है जामनगर से, वो तस्वीरें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी और इसमें शामिल होने के लिए लगातार फिल्मी सितारों से लगा करके अलग अलग क्षेत्रों के जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो यहां पर लगातार पहुंचे हैं। उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए जो जामनगर से आई है। सुपरस्टार्स शाहरुख खान, उनकी बेटी भी यहां पर पहुंची हैं, शाहरुख खुद पहुंचे हैं और इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं शाहरुख खान के साथ साथ उनके बेटे आर्यन और बेटी सुहाना भी यहां पर पहुंचे हैं। ये जामनगर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए दुबई के बिजनेसमैन मोहम्मद अल अबर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। परिवार के साथ जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं यहां पर इस शादी का हिस्सा बनने के लिए और लगातार जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला देखा जा रहा है। तमाम सुरक्षा इंतजाम भी है क्योंकि वीवीआईपी मेहमानों के आने का देश ही नहीं विदेशों से भी अपने अपने क्षेत्रों के जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो यहां पर जामनगर में पहुंच रहे हैं। गुजरात के जामनगर की महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जो मेहमान हैं वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। दुबई के बिजनेसमैन मोहम्मद अल अबर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से वे समारोह स्थल के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले स्पॉट किए गए एयरपोर्ट पर। तो इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह के लिए जामनगर सज धज करके पूरी तरह से तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी कल से शुरू हो रही है। जामनगर में मेहमानों के लिए महंगी कारों का इंतजाम किया गया है। प्री वेडिंग सेरेमनी में आने वाले मेहमानों के लिए महंगी कारें रखी गई थीं। एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के लिए लग्जरी कारों का बेड़ा तैनात किया गया है। रोल्स रॉयल्स और साथ साथ में BMW, मर्सिडीज समेत कई कंपनियों की कारें यहां पर देखी जा सकती है। वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला और उसी तरह से उनको अटेंड करने का सिलसिला भी है। यहां पर लग्जरी कारें हैं, उसका खास तौर पर एक बेड़े का इंतजाम किया गया है जिसमें तमाम लग्जरी कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयल्स, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जो हैं वो यहां पर मेहमानों का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही वीवीआईपी मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं इन कारों के जरिए उन्हें गंतव्य तक ले जाया जा रहा है। तो जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम जयपुर, दौसा और भरतपुर में आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई। आरोपियों के ठिकानों पर एसओजी का सर्च ऑपरेशन। जयपुर, दौसा और भरतपुर में भी सर्च अभियान। एसीपी के नेतृत्व में एसओजी की 14 टीमें एक्टिव।
जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की 14 टीमें जयपुर, दौसा और भरतपुर में अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई जारी है। दौसा में एसओजी की टीम पहुंची है और पेपर लीक के जो तार हैं वो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये एक आश्रम है जो दौसा शहर में गिरिराज धरण मंदिर के पास स्थित है और यहाँ पर एसओजी की टीम आई हुई है। जब अभी कुछ आरोपियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उनसे पूछताछ में सामने आया था कि इस जगह से पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं और उसके बाद में एसओजी की टीम लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। और हम यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी के बात करते हैं नरेंद्र जी से। सर, क्या इनपुट मिला था और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कुछ संदिग्ध लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसमें एक हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति भी है जो पटवारी है, महुआ में कहीं पदस्थापित है। उसको एसओजी ने पिछले दिनों अरेस्ट किया था। उससे पूछताछ के आधार पर कुछ संदिग्ध जगहों का नाम आया था और उन जगहों की हम तलाशी ले रहे हैं। कोर्ट से सर्च वारंट लिया है, उसके आधार पर तलाशी ले रहे हैं। इनपुट ये मिला था उससे पूछताछ में कि यहाँ से संदिग्ध गतिविधि हृदयांश को बचाना ये सभी ने ठाना है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 20 महीने के हृदयांश की मदद के लिए राजस्थान पुलिस अब एकजुट नजर आ रही है। तो वहीं सांसद रंजीता कोली ने भी इस मासूम की मदद के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इसकी मदद कीजिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। मासूम की मदद के लिए अपील। मेरे भाई को ठीक कर दो, वो चल नहीं पा रहा है। हृदयांश के लिए राजस्थान पुलिस की मुहिम। जरूरत है 17 करोड़ 50 लाख के इंजेक्शन की। डीजीपी ने की मार्मिक अपील। जो भी राशि आप लोग देना चाहें उसको स्वैच्छिक रूप से दें। ये है 20 महीने का हृदयांश जो कुछ बोलना चाहता है। वो सामान्य बच्चों जैसे खेलना चाहता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पा रहा क्योंकि वो दुर्लभ बीमारी SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। इस बीमारी के कारण उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। बच्चा चल फिर नहीं पाता। धीरे धीरे ये बीमारी फेफड़े तक फैल जाती है, जिसके बाद जान चली जाती है। इसका इलाज जीन थेरेपी है, जिसके लिए जोल्गिनेस्मा इंजेक्शन की जरूरत है। ये इंजेक्शन 17 करोड़ 50 लाख का है। इतनी बड़ी रकम जुटाना बेहद मुश्किल काम है। हृदयांश के पास वक्त बहुत कम है। ये इंजेक्शन 24 महीने की उम्र तक ही लग सकता है। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने मासूम हृदयांश की मदद के लिए मार्मिक अपील की है। पिछले दिनों भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सब इंस्पेक्टर नरेश के बेटे की दुर्लभ बीमारी की जानकारी के बाद डीजीपी उत्कल रंजन साहू को एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें राजस्थान के सभी पुलिस कर्मियों से अपने साथी सब इंस्पेक्टर के बेटे की जिंदगी बचाने के लिए रुपए इकट्ठा करने की अपील की। वो मेरे ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध है, मेरे एक्स अकाउंट पर उपलब्ध है। क्योंकि हो सकता है कि इस मौके का फायदा कुछ साइबर अपराधी भी उठाना शुरू कर दें और तरह तरह के मैसेजेस फ्लोट करें पूरे भारत में। तो जो ऑथेंटिक उसका अकाउंट नंबर है वो मेरे ट्विटर के अकाउंट पे दिया हुआ है। उसमें जो भी राशि आप लोग देना चाहें उसको स्वैच्छिक रूप से दें और बहुत बड़ी राशि की अपेक्षा नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक की राशि भी अगर देते हैं तो पर्याप्त होगा। डीजीपी यूआर साहू ने संवेदनशीलता दिखाई और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिला एसपी और रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, जिसमें कांस्टेबल से लेकर सभी पुलिस उच्चाधिकारियों से एकजुट होकर मदद के निर्देश दिए। आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि इस मुहिम में सिर्फ राजस्थान पुलिस का अफसर या सिपाही ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक जुड़े। 1 रुपया भी आपकी पहल को किसी जिंदगी में सांसें दे सकता है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से यही अपील करता हूं कि जीवन की रक्षा के लिए एक एक रुपए भी अगर लोग अपना आर्थिक सहयोग दें तो हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। हृदयांश के दादा और रिश्तेदारों ने हाथ जोड़कर अपील की है कि इलाज का खर्च इतना महंगा है कि घर के गहने, जमीन जायदाद बेचकर भी 17.5 करोड़ रुपए नहीं जुटा सकते। इसके इलाज का खर्चा डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया है और मैं जमींदार आदमी, मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और समस्त समाजों से अपील करता हूं कि मेरी हेल्प करें। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हृदयांश की उम्र 20 महीने की है। डॉक्टर्स के मुताबिक 24 महीने की उम्र से पहले उसे लाइफ सेवर जोल्जेस्मा इंजेक्शन लग जाना चाहिए, तभी उसकी जान बच सकेगी। राजस्थान पुलिस के इतिहास में ऐसा संभवतः पहला मौका है कि पूरे प्रदेश की पुलिस एकजुट होकर अपने महकमे के सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के बेटे को बचाने की जंग में जुट चुकी है। उम्मीद है कि प्रदेश पुलिस की ये पहल और सहयोग हृदयांश की जिंदगी बचाने में सफल हो सकेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि हृदयांश को बचाने की पहल की जा रही है और सभी से ये उम्मीद की गई है, आशा की गई है कि हृदयांश को बचाएं, सब अपना योगदान दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। देश प्रदेश की तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले 30 मिनट से लगातार मंथन हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में और बीजेपी खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2024 का महासंग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव और इसे लेकर के मंथन। सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पिछले 30 मिनट से लगातार मंथन हो रहा है। राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हो रहा है। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर मंथन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं और संबंधित राज्यों के कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की सीईसी की बैठक चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी, 2024 के महासंग्राम को लेकर कवायद तेज और इसी बीच बीजेपी खेमे से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। सीईसी की इस बैठक में 8 से 10 नामों पर मुहर लग सकती है। तो सबसे बड़ी खबर पर हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जारी हो सकती है। तो सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी जानकारी के साथ आपको बताएं कि सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची आ सकती है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर और सीईसी में 8 से 10 नामों पर मुहर लग सकती है। जो जानकारी इस वक्त आ रही है, 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, उन पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें कि पहली लिस्ट में कई बड़े नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह भी कि ए कैटेगरी की सीटों पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। ए कैटेगरी की सीटें कौन सी हैं? पिछली बार जिन सीटों पर कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वहां पर पार्टी पहले इस बार नामों का ऐलान कर सकती है, उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 12 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर और इसके साथ साथ अजमेर, झुंझुनू, जालोर, सिरोही सीटें हैं जहां पर ऐलान होगा। सबसे बड़ी जानकारी आपको यह भी बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक ये दिल्ली में हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं।
बैठक के दौरान नेताओं की ओर से 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि सीईसी की बैठक और इस बैठक के बाद कई नामों को फाइनल किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर ले चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी विनीत कुमार मौजूद हैं। विनीत, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? महत्वपूर्ण बैठक ये चल रही है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? क्या विनीत आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, क्या होने वाला है इसमें, क्या चर्चा हो रही है और इसके बाद क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और यहां पर जो अन्य में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो पार्टी कर सकती है। अगर राजस्थान के हिसाब से माने तो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी के लिए 370 का आंकड़ा सेट किया, टारगेट सेट किया है, वैसे में अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो वहां से 25 जो सीट आती हैं उसमें पिछले दो बार के जो चुनाव को देखें, 2014 के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को देखें, बीजेपी का परफॉर्मेंस जो था वो 100% का था। तो बीजेपी चाहेगी कि जो इस 100% का जो परफॉर्मेंस है उसे जारी रखा जाए। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो जो कुछ उम्मीदवार हैं उनके नाम जो है वो बदले जा सकते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 सांसदों को पिछली बार विधायकी का टिकट मिला था, जिसमें 3 सांसद जो हैं वो विधायक बन गए थे और 3 सांसद जो है वो हार गए थे। तो ऐसे सीटों में जो हम मान के चल सकते हैं कि 6 सीटें जो है वो जो है नए उम्मीदवार आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक सीट जो है वो बेनीवाल की पार्टी को दे दी गई थी, तो 7 नए नाम जो है कम से कम आने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने कुछ फॉर्मूले फिक्स किए हैं और इन्हीं फॉर्मूले के तहत भी टिकटों का घोषणा की जाएगी। जो वहां के स्थानीय जो विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद हैं, उनके परफॉर्मेंस को भी तय किया गया है कि आखिरकार उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि 25 में 10 से अधिक जो नए चेहरे जो हैं वो बीजेपी में इस बार राजस्थान में देखने को मिल सकती है और इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही होगी। हालांकि हम यह उम्मीद अभी नहीं कर सकते कि पूरी सीटों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन 10 से 12 सीटों की घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक देर रात चलेगी, तो यह हम मान के चल सकते हैं कि 1 मार्च को जो है या फिर 2 मार्च को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। विनीत, क्या कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी जो है वो जिन नामों का ऐलान कर सकती है उनमें ए कैटेगरी की जो सीटें हैं या पिछली दफा जहां पर बीजेपी को मार्जिन कम मिला उन पर पहले ऐलान हो सकता है? किस तरह की जानकारी इसे लेकर मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस बार की जो हम अगर स्ट्रैटेजी को देखें तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता नहीं लगा है, लेकिन उसके पहले ही जो बीजेपी जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण उन सीटों को माना जा रहा है जहां पर बीजेपी जो है वो चुनौती जो है वो काफी मानी जा रही है, उस पर बीजेपी ने काफी मेहनत भी किया है। हालांकि अगर राजस्थान के लिहाज से देखिए तो राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जो है वो जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी पहले उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में कर सकती है जहां पर बीजेपी को ज्यादा चुनौती लग सकता है, जहां पर पिछली बार सीटों का जीत का जो मार्जिन था वो कम था। लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 10 से 12 सीटों
सीटों की घोषणा जो है वो आने वाले कुछ दिनों में, एक आध दिन में जो है बीजेपी घोषणा कर सकती है। इसमें माना यह जा रहा है कि जो टफ सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती अधिक है, वहां पर बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सवाल यह कि आखिरकार जब नए चेहरे पार्टी उतारेगी, क्या ध्यान में रख करके उन नए चेहरों का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे उनको मौका दिया जाएगा? जी, अगर हम नए चेहरों की बात करें तो और क्राइटेरिया की बात करें तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण में क्राइटेरिया है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का आंकड़ा और टारगेट जो है वो बीजेपी को दिया है, और राजस्थान में 25 की 25 सीट पिछले 2 बार से बीजेपी के पास आ रही है, और बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि 25 सीट जो है इस बार भी हासिल किया जाए। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है, जो उम्मीदवार जो है वो जीत सकते हैं, जिताऊ होना ही उम्मीदवार के लिए एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, वो होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बार जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी में महिलाओं को लगातार फोकस किया गया, महिला आरक्षण की भी बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में बात की, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी टिकट में जो है वरीयता दी जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो हम यह मान सकते हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही बीजेपी जो है वो टिकट देगी। जी बिल्कुल विनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और आप जो है अब वो लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे विनीत देते रहेंगे। बहरहाल दिल्ली से जो सबसे बड़ी खबर वो हमने आपको बताई, तो लोकसभा चुनावी दंगल में राजस्थान की बड़ी भूमिका होने वाली है, और इसके लिए बीजेपी की तैयारियां भी बड़ी हैं। साथ ही मजबूत उम्मीदवारों के नामों पर आज मंथन किया जा रहा है। इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का दंगल तैयार, अब खिलाड़ियों का इंतजार। पच्चीस को भेजने की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश जोर शोर से जारी है। उम्मीदवारों में एक नहीं कई सभी समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी में इसके लिए बड़े स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। हर एक सीट पर जीत के लिए जरूरी सभी समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि भगवा खेमे में चर्चा हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी की जा रही है, क्योंकि हर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, जो अमित शाह और जेपी नड्डा हर नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें कई नाम आपको भी चौंका देंगे। राजस्थान की 25 सीट जीतने के लिए बीजेपी में कुछ नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये नए चेहरे बीजेपी के भविष्य की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। इसी समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही उन सीटों पर भी विशेष फोकस है जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर थी। उन सीटों पर अलग तरह से तैयारी की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर तो अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी की लगेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल और जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यूह रचना की जा रही है। बीजेपी ने 400 सीटों का नारा दिया है, और उसे पूरा करने के लिए राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना बेहद जरूरी है। राजस्थान को स्वीप किए बिना बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना शायद एक बड़ी चुनौती हो, और पार्टी के सामने लक्ष्य भी यही है। इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे भी लगातार जारी है, और जिलेवार बैठक करके रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार एनडीए 400 के पार जाएगी और कांग्रेस खाली हाथ रह जाएगी। हर कार्यकर्ता जानता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और उसके लिए हमें लगना है। व्यक्ति कौन है वो महत्वपूर्ण है कि हमें कमल के फूल को यहाँ से जिताना है, और 25 की 25 सीटें जितानी है, और अब की बार एनडीए 400 पार, वही नारा सबका है, और वही लगता है इस बार 400 से पार। बिल्कुल, इसको लोकसभा चुनाव का शंखनाद ही समझिए। मैंने कार्यकर्ताओं को भी यही आह्वान किया है कि राजस्थान में 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतनी है।
उसमें से डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी उसी 25 में से आती है। पिछले 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से जीत करके कांग्रेस को ऑल आउट कर दिया था। कांग्रेस का शासन राजस्थान में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। मैं समझता हूँ इस समय हमारी सरकार राजस्थान में है। मैं क्षेत्रवासी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस जिले को, इस प्रदेश को, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम करना है और इस क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके विकास की गंगा बहानी है। और अब सवाल यूसीसी का कि क्या राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता दमदार अंदाज में देते हैं, लेकिन सवाल इससे भी आगे का है और इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में यूसीसी पर सवाल, क्या होने वाला है बदलाव? यूसीसी के लिए राजस्थान तैयार? राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड और असम के बाद अगली बारी किस राज्य की होगी, ये सवाल लोगों के लिए दिलचस्प बन गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। साथ ही खुद सीएम ने विधानसभा में यूसीसी पेश करने की बात कही थी। ऐसे में यूसीसी पर मरुधरा की जनता क्या सोचती है और जो बात स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कही है, क्या उसके बाद अब कोई भी सवाल बचता है? पहले आप वो सुनिए जो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया। वास्तव में यूसीसी को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, क्यों कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं, उन देशों में भी आज इस तरह के नियम है। तो भारत में नियम लागू यदि होते हैं तो मुझे लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पर समान नियम हो। सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड को कुछ पढ़ पाया, काफी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। स्पीकर ने यूसीसी को राजस्थान की जरूरत बताया है। साथ ही उनका तर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बीजेपी के नेता शुरुआत से कहते आए हैं। लेकिन क्या राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है? इसके विषय में कानून के जानकार और वकील क्या कहते हैं, अब आप वो भी सुनिए। समस्त देश के नागरिकों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अलग अलग कानून लागू होने से असंतोष, विभेद, ये सारी बातें आती हैं और इस सभी को एक ही कानून से लागू किया जाना चाहिए। ये कई देशों में सभी धर्मों, समुदाय के लिए एकल कानून बनाने का एक विषय है और कई देशों में ये सफलतापूर्ण रहा है, चल भी रहा है। उसी को कोड करते हुए इन लोगों ने ये जो वक्तव्य दिए हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो इसको कवर करता है। और भारत में आज़ादी के आज 70 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है और अब सब परिपक्व हैं, सब में शिक्षा का भी जागरूकता आई है। तो इस संबंध में अगर यूनियन सिविल कोड लागू होता है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना चाहिए कि सबको समान अधिकार और समान कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर राजस्थान के मंत्री भी मुखर हैं। सभी की जुबान पर यूसीसी हर हाल में लागू होने की बात भी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कन्हैयालाल चौधरी ने तो खुलकर इसकी वकालत भी की थी। साथ ही सभी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उन्हें बधाई भी दी थी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। अब आप राजस्थान के लोगों को भी सुनिए, क्या वे यूसीसी के लिए तैयार हैं और क्या वासुदेव देवनानी के बयान से वे सहमत हैं? अच्छी सोच है, पर यह है कि जिससे अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन हैं, जो जातिगत जनसंख्या जिनकी कम है, उनके लिए ये सही नहीं, क्योंकि जो उनका अधिकार है, उनके धार्मिक अधिकार है, वो उनसे छिन जाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसमें सभी धर्मों के अलग अलग
संविधान बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के एक साथ एक ही कानून रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूसीसी से बहुत फायदा आम नागरिक को होगा, क्योंकि एक समान नागरिकता हो जाएगी जिसमें विवाह से लेकर भरण पोषण से लेकर सारी चीजें पूरे सभी पंथों के लिए, सभी समाज के लिए एक होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना शुरू होगा। यूसीसी पर राजस्थान अब आगे बढ़ेगा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता यूसीसी के पक्ष में भी हैं। साथ ही बीजेपी के एजेंडे में हमेशा यूसीसी रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान देश में यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट। मुख्य सरगना जगदीश बिश्नोई से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस मामले में कुख्यात माफिया यूनिक बांबू विदेश भाग गया है। वन विभाग में फॉरेस्टर के पद पर यूनिक बांबू काम करता था, अब ये माफिया विदेश भाग गया है। पेपर लीक मामले में भूमिका का बड़ा खुलासा होते ही ये फरार हो गया। 20 फरवरी को देश छोड़कर के यूनिक बांबू भाग गया। एसओजी की टीम यूनिक बांबू की तलाश कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कनिष्ठ भर्ती अभियंता 2020 को लेकर के यह सबसे बड़ी अपडेट है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 का पेपर लीक मामला, एसओजी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि पेपर लीक का माफिया यूनिक बांबू विदेश भाग गया है। और अब बात अलवर की, जहां पर एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां 2 मुस्लिम लड़कियों पर एक किराए के मकान में रहने वाली हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। रिपोर्ट देखिए। अलवर में फिल्म द केरल स्टोरी जैसी कहानी। हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव, शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप। फिल्म द केरल स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती है, ठीक वैसा ही मामला अलवर में भी सामने आया। आरोप है कि किराए के घर में रहने वाली कॉलेज की 2 हिंदू छात्राओं पर उनकी साथी सकीना मेव ने मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और फिर शादी करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनसे लड़ाई झगड़ा भी किया। 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोप के मुताबिक दोनों लड़कियां नागली सर्किल के पास एक मकान में किराए पर रहती थीं। आरोप है कि इस इलाके में रहने वाली सकीना और बबीता दोनों पर वसीम मेव नाम के मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव बनाती थी। आरोप ये भी कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए भी इन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब इन्होंने इनकार किया तो पीड़ित हिंदू लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे तंग आकर उन्होंने घर बदल लिया। आरोप है कि उसके बाद भी वसीम मेव नाम का युवक उनका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, उनके किराए के नए घर पर भी आरोपियों ने पहुंचकर उन्हें धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर आरोपी सकीना मेव और उसकी साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही। इस मामले में आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही सीओ सिटी नारायण सिंह अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24
धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉलेज की हिंदू छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और मुस्लिम युवक से दोस्ती और शादी करने का मामला बेहद गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। सवाल ये कि क्या अलवर में कोई गिरोह एक्टिव है या फिर ये एक अकेला मामला है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। महाकोश